उस दिन सुबह के 4 बज रहे थे। एक गाड़ी वाला आया और मुझसे बोलने लगा कि चलो मैं मंडी ही जा रहा हूँ, बैठो। मैं जैसे ही बैठी उसने गाड़ी तेज़ से भगा ली और मुझसे बोलने लगा कि कितने पैसे चाहिए, जितने तू एक हफ्ते में कमाती है उससे ज़्यादा दूंगा। फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप और आपके घर वाले सोचते होंगे कि मेरा बेटा बड़े होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन मेरे लिए लोग सोचते थे कि ये आज कूड़ा सड़क से उठा रही है, कल हॉस्पिटल से उठाएगी। क्यों? क्योंकि मैं एक झुग्गी से आने वाली बिना बाप की गरीब लड़की, इससे बुरा क्या हो सकता है? अपना नाम बताऊं जो समाज ने रखा था? ओए ओए लड़की, इधर आ, बोला ना नहीं लेना, जाएगी नहीं, इस तरीके से बोला जाता था। लेकिन इन सब से उठना मेरे लिए ज़रूरी था, मेरे लिए ही नहीं, मेरी जैसी लड़कियों के लिए भी। इसीलिए मैं अपना इंट्रो दोबारा देती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी है और मैं एक ऐसी सोच का हिस्सा हूँ जिसका नाम वॉइस ऑफ स्लम है, जो स्लम के बच्चों के लिए काम करता है। और मैं 10 साल की उम्र से ही स्लम के बच्चों के लिए काम करती आई हूँ और जब मैं 18 साल की हुई थी तो 10,000 बच्चों के लिए काम कर चुकी थी, उनके राइट्स और एजुकेशन के लिए। मैं अपने पापा के साथ खेल तमाशा करती थी। हम रोडों पे जाकर खेल दिखाते थे। मैं करीब 5 साल की थी जब हम ये सब करते थे। ये करते ही हम दिल्ली आए यही करने के लिए, खेल तमाशा करने के लिए। और यहाँ आने के बाद जो मेरे पापा थे उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद हमें कुछ नहीं आता था। मैं और मेरी मम्मी और मेरे से 2 छोटे मेरे बहन भाई और थे जिनकी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। 1 साल तक हम में से किसी ने भी पेट भर खाना नहीं खाया। तो मैं खुद 7 साल की थी उस समय। तो उस समय जो मेरे लिए जो काम था वो एक ही था, वो था कूड़ा बीनने का। मैंने अपनी मम्मी के साथ कूड़ा बीनना स्टार्ट किया, मार्केट्स में जाना, रोडों पे कूड़ा बीनना स्टार्ट किया। तो जब कूड़ा बीनते हुए जब मैं बच्चों को देखती थी ना, जो बच्चे मतलब स्कूल जा रहे होते हैं, ड्रेस पहने हुए थे, तो उन्हें देख के इतना मतलब यही सोचती थी उन्हें देखकर कि ये मौका मुझे कब मिलेगा, कि मैं कब जाऊंगी स्कूल, और स्पेशली मुझे ड्रेस कब मिलेगी पहनने को। ये हमेशा था कि अगर स्कूल जाने को मौका मिला या ना मिला, लेकिन ड्रेस ज़रूर पहनूंगी अपनी लाइफ में। तो मैंने जब कूड़ा बीनना स्टार्ट किया तो काफ़ी स्ट्रगल था, क्योंकि मुझे कूड़ा बीनना शुरू से नहीं पसंद था। लेकिन वो कहते हैं ना, पेट की मजबूरी इंसान से ना कुछ भी करा देती है। कुछ समय बाद मैंने कूड़ा बीनना छोड़ दिया, क्योंकि उस समय भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। मार्केट के अंदर कूड़ा बीनना बंद करवा दिया गया था। पुलिस वालों ने कहा कि आप कूड़ा नहीं बीन सकते। रात में जाते थे कूड़ा बीनने। आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो कोई भी रोड सेफ नहीं हुआ करता था। उस समय 3 बजे रात के मैं कूड़ा बीनने निकलती थी, क्योंकि दिन में नहीं बीनने दिया जाता था। और मुझे सबसे ज़्यादा कुत्तों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत काटते थे। तो कुत्तों से, और यहाँ की कोई भी इंसान है ना, रात में कोई इंसान अच्छा नहीं मिलता आपको। तो वो वाला जो पल था वो उस तरीके से गुजरा। फिर मैंने कूड़ा बीनना बंद किया। फिर मैंने फूल बेचना स्टार्ट किए। मैं रेड लाइट पे फूल बेचती थी, मार्केट के अंदर बेचती थी। बहुत लोग ले लेते थे और बहुत लोग बहुत गंदी तरीके से बात करते थे। मैंने देखा कि मेरे साथ एक बच्ची और थी जो फूल बेच रही थी। मैंने एक बार देखा कि वो बच्ची हम दोनों को ना घर जल्दी जाना था और हम दोनों के फूल नहीं बिके। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, ज़बरदस्ती बेचेंगे इसे लोगों को और हम घर जाएंगे, क्योंकि रात में काफ़ी रात हो चुकी थी। तो वो कुछ लोगों के पीछे ज़बरदस्ती जाने लगी कि ले लो फूल ले लो। तो उसने फूल नहीं लिया और उसने उस बच्ची के ना थप्पड़ मारा रखकर। तो
बहुत डर लगा उस दिन कि यार हम करके क्या खाएं। कूड़ा बीनने नहीं दिया जाता, फूल बेचने जाएं तो लोग हमसे बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं। अब हमारी हमारी मतलब हम जिए तो कैसे जिए। हम लोग रात में काफ़ी रात तक जब वाकया मैंने देखा उस बच्चे के साथ, तो सबसे ज़्यादा मैं घबराई, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती थी शुरू से ही कि हमें अलग बच्चों में गिना जाता है। क्या हम इस देश के बच्चे नहीं हैं? क्या हमारा पढ़ने का मन नहीं करता? क्या हमें इज्जत वाली ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता? करता है, लेकिन वो इज्जत ही नहीं मिलती है हमें किसी से। इसी वजह से आपने देखा है कि स्लम के बच्चे ज़्यादातर ड्रग्स में चले जाते हैं, क्योंकि नहीं सह पाते दारू और ड्रग करके, नशा करने के बाद। कम से कम उन्हें वो जो उसके साथ गलत हो रहा है उसे इग्नोर कर पाता है वो। और अपने काम पे फिर से मैंने फोकस किया। फिर मैंने एक चीज़ ठान ली कि मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीनी है। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट की। कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से आके रोड पर बैठा के बच्चों को पढ़ाते थे। मैं वहाँ जाके पढ़ती थी, और मैं जितने भी मेरे आसपास के बच्चे थे सबको ले जाकर वहाँ पर बोलती थी कि पढ़ो, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ लिख कर आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो। एक मतलब आप लाइक जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लोग हैं आप उनकी तरह बन सकते हो। तो फूल बेचना बंद किया, तो भुट्टा बेचना स्टार्ट किया। तो भुट्टा के लिए भी मुझे नोएडा से दिल्ली जाना होता था, और 50 किलो भुट्टा करीब में लेकर आती थी। लेकिन भुट्टा खरीदने के लिए सुबह 4 बजे सुबह मंडी पहुंचना बहुत ज़रूरी होता था। फर्स्ट कि वहाँ से गाड़ी, अगर आप नहीं पहुँचे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, और वो 50 किलो भुट्टा आप नोएडा तक नहीं ला पाओगे। सेकंड कि वो महंगा हो जाता है, जितना टाइम बढ़ता है, लोग भीड़ बढ़ती है, उतना ही वो महंगा होता चला जाता है। तो सुबह मुझे 4 बजे जाना होता था, तो डेली मैं बस पकड़ के जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं भुट्टा लेने के लिए निकली, लेकिन मेरी जो बस थी वो छूट चुकी थी। और मैंने देखा कि आसपास मतलब मैं दूसरी बस का वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर दूसरी बस का वेट करती तो मैं फिर उस दिन भुट्टा लेकर ही नहीं आ पाती। मैंने देखा कि पास में एक कार खड़ी थी। मैं उस गाड़ी के पास गई, मैंने कि भैया मंडी चलोगे क्या? बोला कि हाँ चलूँगा, बैठो। तो मैंने कहा बाकी सवारी के आगे वाले स्टॉप से चढ़ा लूँगा मैं उसे, आप बैठो, और मुझे जाना भी उधर ही है। जब उसने ये कहा तो मतलब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं उसमें बैठ गई। मैं जैसे ही बैठी उसने गाड़ी चला दी, और बहुत तेज़ी से चला दी। मैंने उससे बोला कि भैया सवारी तो ले लो। तो मुझसे बोलता है, तू बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? जितना तू एक हफ्ते में कमाती है ना, मैं अभी उससे ज़्यादा दे दूँगा तुझे। मेरे हाथ और पैर इतनी तेज़ी से काँपने लगे थे, और दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या। तो मैंने उससे ये बोला, भैया आपको किराया मैं दे दूँगी, मुझे यहीं उतार दो। तो उसने गाड़ी नहीं रोकी। मुझे लगा कि आज मेरे साथ जो भी होने वाला है कि शायद बहुत बुरा होगा और मैं नहीं बचूँगी। मुझे वो जो सुनी थी कहानियों में कि किसी के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सारी की सारी उस टाइम पे याद आने लगी। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई कि रास्ते में डीएनडी पड़ गया, जिससे लोग कोसते हैं, लेकिन मैं उसे हमेशा शुक्रिया करती हूँ कि अगर वो डीएनडी नहीं पड़ता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जैसे ही उस बंदे ने उस डीएनडी पे गाड़ी रोकी, मैं उतर के मैंने वहाँ से बिना देखे ऐसी रोड पे भाग लगाई और चलती गई और पैदल मैं अपने घर तक पहुँची। उस दिन बिना भुट्टा लिए मैं अपने घर पहुँची, और पूरे दिन मैं अपने घर से निकली नहीं, उस झुग्गी में बंद हो गई। लेकिन शाम जब हुई तो वही थॉट आने लगे कि यार इन सब प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं
तो मतलब शाम को यही लगा कि अगर मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूँगी तो ना ही मैं खा पाऊँगी और ना ही मेरे बहन भाई खा पाएंगे, और किसी की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी बहन भाई की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ। और फिर मैंने ये भी सोचा कि मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं उनके साथ तो आए दिन होता रहता है ये, और वो फिर भी सह रही हैं, और मैं उसकी वजह से क्यों घर में बैठूं। फिर मैं घर से निकली, उसी बीच में मैंने राइट्स के बारे में जाना कि बच्चों के राइट्स होते हैं, एक्ट होते हैं, उनके अधिकार होते हैं। मैंने वो जानकर जब ये पता चला तो मैंने और अच्छे से उन बच्चों के लिए काम करना स्टार्ट किया और फाइट करना स्टार्ट की। जब मैं 18 साल की हुई, जब मैंने वॉइस ऑफ स्लम स्टार्ट किया, फिर जब वॉइस ऑफ स्लम का आइडिया आया तो जेबी फटी हुई थी। लोग बोलने लगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम वो चीज़ बांटने के लिए निकल रहे हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं, ना एजुकेशन ना पैसा, और कह रहे हो सैकड़ों बच्चों को पढ़ा दोगे, कैसे। फिर हम दोनों ने, मैंने और मेरे साथी देव ने मिलकर वेटरिंग करना स्टार्ट किया। हम शादी और ब्याह में जाकर वेटरिंग करते थे और उससे जो पैसा आता था उन पैसों से हमने वॉइस ऑफ स्लम के जो बच्चे थे उन्हें हम पढ़ाते थे, एजुकेशन देते थे। तो इस तरीके से वॉइस ऑफ स्लम का सफ़र शुरू हुआ, जो कि हम लोग साथ में वेटिंग के साथ साथ हम कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी बनाते थे, उन्हें स्कूल्स में कॉलेजेस में बेचते थे, वहाँ से वो पैसा लेकर आते थे, फिर हम बच्चों को पढ़ाते थे। हम बच्चों को मतलब स्लम का बच्चा स्लम के तरीके से नहीं पढ़ाना चाहते थे, हमारा था कि स्लम के बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है जो हर एक बच्चे का सपना होता है, और जो कि स्लम के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मिलता, स्पेशली उन्हें देने का। उनकी यूनिफॉर्म से लेकर, बुक से लेकर, शू से लेकर, बैग से लेकर, एवरीथिंग हम उन्हें क्वालिटी वाला देना चाहते थे कि उसे फील हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो फील हो। जब वॉइस ऑफ स्लम स्टार्ट कर रहे थे तो मैं कभी भी डर कर मम्मी से खाना नहीं मांगती थी, क्योंकि मम्मी सुनाती थी कि तू जो भी कर रही है बाहर ही कर रही है, घर के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो हमसे क्यों मांग रही है। तो सुनने के चक्कर में मैं क्या करती थी, हमेशा 10 रुपये रखती थी, और मैं और देव जब भी हम लोग जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम गोलगप्पे खाते थे और गोलगप्पे वाले से कहते थे भैया इसमें बहुत सारे आलू भर दो, और बहुत सारे आलू भरवा के जब हम गोलगप्पे खाते थे क्योंकि उससे पेट भर जाता था। मैं वहाँ से आती हूँ जहाँ पर लड़की क्या लड़कों को भी पढ़ने नहीं दिया जाता है, और मैं लड़की होके वहाँ ये सोच रही थी कि मैं खुद तो पढ़ूंगी और बहुत सारी लड़कियों और बच्चों को पढ़ाऊंगी, जिसकी वजह से ये सोचने पे मुझे थप्पड़ भी पड़ते थे, गालियाँ भी पड़ती थी और डांट भी पड़ती थी कि भाई यहाँ पर लड़के नहीं भेज रहे, तू कह रही है मैं भी पढ़ूंगी और बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी कि किसी को तो शुरू करना पड़ेगा, क्यों ना मैं। तो मैंने स्टार्ट किया और वो जिद पूरी की, और आज वहाँ के उस गांव के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनके सपने हैं कि चांदनी दीदी जैसा बनना है। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर। एक दिन की बात है कि एक बच्चा मेरे पास आया और वो मेरे पास एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम हर बच्चे को हमने 2 बच्चों को एक स्लम का रिपोर्टर बना रखा है, तो वो उन बच्चों को कोई ना कोई खबर स्लम की लाकर देनी होती है। तो एक बच्चा खबर लेकर आया कि दीदी एक लड़की आई है हमारे इधर, और वो लड़की हमेशा घर में बंद रहती है, और लेकिन उसके ना चेहरे पे चोट के जैसे निशान होते हैं, और वो खेलने की कोशिश करती है हमारे साथ, लेकिन उसे निकलने नहीं देते हैं ऐसा लगता है, और आवाज़ भी आती है रात में चीखने की। मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा और नज़र रखो और मुझे बताना। तो उसने दोबारा मुझे सेम रिपोर्ट ला कर दी। फिर मैं गई, जब मैं उस बच्ची के पास गई और मैंने उस बच्ची से मिली तो पता चला उस बच्ची को एक आदमी 40 साल के आदमी ने उससे शादी कर रखी है और उसे नेपाल से उठा के लाया है,
और वो 15 साल की बच्ची 2 साल के बच्चे की माँ भी थी। जब ये पता चला तो मैंने तुरंत चाइल्ड लाइन को कॉल किया एंड पुलिस की मदद ली और वहाँ से उसे रेस्क्यू कराया। जब रेस्क्यू कराया तो पता चला कि उस बच्ची के साथ उसका ससुर, देवर और जिसने शादी कर रखी थी, वो तीनों ही उसके साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण कर रहे थे। तो पुलिस वाले एक्चुअली जब कोई केस आता है तो उस केस को थोड़ा टाइम लगता है उसे करने में। तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्हें पता चला ये मैंने किया है, तो वो आदमी सारे के सारे मुझे ढूंढने के लिए मेरे आसपास घूमने लगे कि ये लड़की है कहाँ, ये चांदनी जो रहती है, मुझे मारने के लिए। वो दिन एक ऐसा दिन था कि मेरी मम्मी मुझ पे बहुत चीख रही थी और मैं भी बहुत डर चुकी थी क्योंकि मेरे घर में खुद छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मैंने रातों रात वो घर खाली किया अपना और वहाँ से शिफ्ट किया। मुझे उस दिन बहुत डर लगा था क्योंकि मेरी मम्मी जिस तरीके से मुझे बोल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार उस लड़की की एक होप मैं ही तो थी। अगर मैं नहीं आती उस समय काम पे तो क्या होता उस लड़की का आगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रुकने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जब उस लड़की से मैं 1 महीने बाद हॉस्टल में उससे मिलने के लिए गई, जब वो उसके मम्मी पापा उसे नेपाल लेने के लिए आए, तो जब मैं उस लड़की से मिली, जैसे ही मैं गेट पे खड़ी थी उस हॉस्टल के, वो लड़की दौड़कर आई रूम से और मेरे से कस के गले से पकड़ लिया मुझे और कम से कम आधा घंटे तक उसने मुझे गले से लगा के रखा। वहाँ फील हुआ कि चांदनी तुम कुछ ऐसा कर रही हो जो कोई और नहीं कर रहा, तुम कुछ बदलाव ला रही हो। उस दिन और हिम्मत आई कि चांदनी जो भी कर रही हो करो। मुझसे कई लोग ये पूछते हैं कि तुम जो करती हो, और कई लोग तुम्हें मारने आ जाते हैं या फिर तुम भागती फिरती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो मेरा हमेशा यही आंसर रहता है कि जो लाइफ में है ना, जो सहा है मैंने और जो देखा है, वो तो इनके मुकाबले कुछ नहीं है। और मैं कभी भी है ना रुकने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैंने ठान रखा था कि अपने जैसे बच्चों के लिए करना है। कि मेरी कमज़ोरियों ने और लोगों के तानों ने मुझे लड़ना सिखाया और उस कूड़े बीनने वाली लड़की को आज आपके सामने एंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ा किया। और इसी आशा के साथ अब मैं आपसे अलविदा लूँगी और आपसे यही कहूँगी कि किसी की आवाज़ बनो या मत बनो, लेकिन अपनी आवाज़ ज़रूर बनना।